हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में हमने फॉर्मूले पढ़े थे, उसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ी थी। होपफुली आपने अब तक अपने नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे और रिवाइज भी कर लिया होगा, क्योंकि वो जो नोट्स आपने पढ़े हैं उन्हीं का आज एप्लीकेशन है। और थोड़ी सी चीज़ें और बची थी डी ब्रॉगली की, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने बात करी थी कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ को या डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस को प्रूव किसने किया था? डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ने। डेविसन एंड जर्मर दो डिफरेंट पर्सन थे, उन्होंने क्लिंटन डेविसन और लेस्टर जर्मर, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया था। और प्रूव किया था कि ये जो लैम्डा H/P/mv जो डी ब्रॉगली ने बताया है दैट इज करेक्ट। और इन्होंने किसका यूज किया था? मैंने नाम लिया था ब्रैग्स डिफ्रैक्शन फॉर्मूले का। तो आज हम थोड़ा सा डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में बहुत, अगर बात करें कॉम्पिटिशन्स की, तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन और डायग्राम का रिक्वायरमेंट कॉम्पिटिशन्स के लिए नहीं है, लेकिन 12th के लिए अगर आप देखना चाहें तो इसके डायग्राम को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। प्लस थोड़े से जो फॉर्मूले हैं उन दोनों फॉर्मूलों को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इन्होंने कैसे इसको प्रूव किया, इसकी प्रूविंग का बेसिस क्या था। ठीक है बच्चों, तो लेट्स सी, देखते हैं। तो बच्चों, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा देखें, डिटेल थोड़ा समझें। ये एक छोटा सा सेटअप है, इसमें आप देखेंगे कि दिस इज अ स्मॉल बैटरी, ये आपकी हीटिंग कॉइल है, ये बना रही है आपकी इलेक्ट्रॉन गन, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन को जाके यहाँ पे निकल क्रिस्टल पे स्ट्राइक करना है। निकल क्रिस्टल ये लिया गया है और इस पे स्ट्राइक करें तो दे मस्ट हैव वेरी हाई वेलोसिटी, और हाई वेलोसिटी के पास तभी होगी जब इनको एक्सेलरेट कराया जाएगा। तो एक्सेलरेट कराने के लिए ये लगा हुआ इनका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। और हम सबको पता है, लास्ट वीडियो में तो देखा था कि कोई भी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कराते हैं तो उसकी एनर्जी क्या बन जाती है बच्चों? E बराबर Q इंटू वी। Q क्या है? इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और V क्या है? इसका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो समझें कि इलेक्ट्रॉन गन ने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करे, इस पोटेंशियल ने उनको एक्सेलरेट किया और विद वेरी हाई वेलोसिटी क्रिस्टल्स पे टकराते हैं। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। अब इसके बाद मेन बात यहां से कि जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर होके चले जा रहे हैं उनके स्कैटरिंग एंगल को नोट किया गया, वो है फाई, दैट इज सिंबल फाई। और ये स्कैटर कर रहे हैं यहाँ पे फाई एंगल पर, और यहाँ पे मूवेबल डिटेक्टर है बच्चों। ये डिटेक्टर यहाँ मूव करता है और यहाँ से आए हुए इलेक्ट्रॉन्स जो स्कैटर होके आ रहे हैं, इनके सुपरपोजिशन से जो इंटेंसिटी यहाँ पे आ रही है, मिलने से जो इनकी इंटेंसिटी मिल रही है, उस इंटेंसिटी को ऑब्जर्व किया गया। नाउ इन द एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को, यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इनको बिल्कुल वेव की तरह ट्रीट किया गया। मान लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन वेव्स हैं, डेविसन ने एज्यूम किया कि मान लिया जाए कि ये अगर वेव्स हैं, तो जो ये सुपर इंपोज होके यहाँ पे आ रहे हैं, जो इनकी इंटेंसिटी मिल रही है, तो इन्होंने क्या किया, इंटेंसिटी जो ऑब्जर्व करी, इस एक्सिस ले लिया इन्होंने इंटेंसिटी को, और यहां ले लिया डिफरेंट एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर प्लस इंटेंसिटी के अलॉन्ग इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया। और उस प्लॉट को जब देखा गया तो डिफरेंट पोटेंशियल्स को, इसकी वैल्यू को डिफरेंट वैल्यूज पे वैरी कराया गया। और एट अ सर्टेन पोटेंशियल वैल्यू याद रखेंगे कि जब पोटेंशियल आपका 54 वोल्ट लिया गया, पोटेंशियल इसलिए 54 वोल्ट, और उस समय स्कैटरिंग एंगल आया आपका 50 डिग्री, तो क्या ऑब्जर्व हुआ बच्चों? इन्होंने देखा कि इसको हम बांट लेते हैं, जैसे ये 90 डिग्री लिया जाए, ये 60 डिग्री ले लिया जाए, 30 डिग्री ले लिया जाए, ये 0 डिग्री है, ये मूविंग लाइक दिस 90 60 30। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक पर्टिकुलर एंगल 50 डिग्री पे, ये 50 डिग्री के लिए इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो इंटेंसिटी का कर्व है, देखिए मैं इसको और क्लियर करने के लिए इसको हटा दे रहा हूं, ये जो इंटेंसिटी कर्व अपने मैक्सिमम पे पहुंचा, और मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब यहां पे ये हुआ कि इस एंगल पर यहां से स्कैटर होते हुए इलेक्ट्रॉन के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और ये एक मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं,
एंड दैट एंगल जो ऑब्जर्व हुआ बाय डिटेक्टर इज 50 डिग्री, और उस समय जो यहाँ का पोटेंशियल था बच्चों वो 54 वोल्ट था। तो ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी है कि 54 वोल्ट पर 50 डिग्री का स्कैटरिंग एंगल ऑब्जर्व हुआ। नाउ डेविस एंड जर्मर ने इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे पूरा पूरा वेव बिहेवियर कंसिडर किया हुआ है। तो अगर ये वेव हैं तो वेव के अकॉर्डिंग इन्हें इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आ रहे हैं इनको पूरा पूरा वेव का रिजल्ट शो करना चाहिए। तो जब वेव का रिजल्ट शो करना चाहिए तो जाहिर सी बात है कि डिफ्रैक्शन फॉर्मूला ऑफ ब्रैग्स डिफ्रैक्शन फॉर्मूला अगर देखें दैट जो कहता है कि d sin phi इज इक्वल टू n लैम्डा, जो कहता है d sin phi बराबर n लैम्डा, इस फॉर्मूले को अगर देखें ब्रैग्स फॉर्मूला इज d sin phi इज इक्वल टू n लैम्डा। तो यहां पे डेविस एंड जर्मर ने इलेक्ट्रॉन्स को पूरा पूरा पार्टिकल ना एज्यूम करके वेव एज्यूम किया। वेव एज्यूम करने पे इन्होंने इंटेंसिटी देखी कि मैक्सिमम इसे कहते हैं, जो लूप का जो एकदम से शूट अप हो रहा है बम्प इसे कहते हैं। ये जो बम्प आ रहा है ये 50 डिग्री एंगल का स्कैटरिंग हो रहा है और 54 वोल्ट पर ये ऐसा पाया गया। तो यहाँ बच्चों देखेंगे कि प्रूविंग का मतलब क्या, प्रूविंग मतलब कि अगर ऐसा है तो ऐसा होना ही चाहिए। ठीक है, इस चीज को अगर ऑब्जर्व करें तो ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर अ वेव, ये वेव का फॉर्मूला है, पार्टिकल्स कोई मतलब नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस वेव के फॉर्मूले पे कोई वेवलेंथ देता है इस फॉर्मूले से जो वेव का है, और वो फॉर्मूला जो पार्टिकल के लिए डी ब्रॉगली ने बताया, दोनों अगर मैच कर जाते हैं तो डेविस एंड जर्मर से हम डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस को प्रूव होता हुआ मानेंगे। तो और समझो, यहाँ पे जो निकल क्रिस्टल के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसकी कैलकुलेशन करी गई, दैट इज 2.215 एंगस्ट्रॉम। फाई हमारे पास मालूम है 50 डिग्री है, मैक्सिमम अगर हो रहा है तो n की वैल्यू 1 होती है फ्रॉम द ब्रैग्स फॉर्मूला, और वेवलेंथ हमें निकालनी है। जब यहां वैल्यू पुट करेंगे सारी d की जगह 0.215 550 डिग्री एंड 1 लैम्डा सॉल्व किया गया तो लैम्डा की वैल्यू आ गई बच्चों 1.67 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू मिली बाय यूजिंग ब्रैग्स फॉर्मूला फॉर अ वेव। करेक्ट। नाउ अगर ये वेव है तो इट मस्ट फॉलो डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, क्योंकि डी ब्रॉगली ने बोला कि फॉर एनी पार्टिकल बिहेविंग एज अ वेव उसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल, होपफुली आपको याद होगा, दैट फॉर्मूला वाज h अपॉन, अगर पूरा फॉर्मूला एक बार रिवाइज में लिख दें, h अपॉन p, जिसको हमने लिखा था h अपॉन √2me। बच्चों याद रखना दिस इज E, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। पिछले वीडियो में बाय मिस्टेक मैंने यहां पे लिख दिया था एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, दैट इज नॉट नेसेसरी कि चार्ज पार्टिकल हो, तो माय अपॉलॉजी, दैट इज एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। और अगर वो पार्टिकल चार्ज्ड है, अगर वो पार्टिकल चार्ज्ड है तो E की जगह हम क्या लिखते हैं बच्चों, Q इंटू V। तो उसके वजह से यहां पे E का जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाता है कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2m Q इंटू V। अब ये डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग वेवलेंथ ये होती किसी पार्टिकल की जब उसे V पोटेंशियल पे एक्सीलरेट कराया जाता है। इधर डेविस एंड जर्मर ने पूरा पूरा वेव का फॉर्मूला यूज किया, गिवन डाटा यूज किया और वेवलेंथ आ गई 1.67 एंगस्ट्रॉम। डी ब्रॉगली ने बोला ये होना चाहिए, तो हमें मालूम है कि ये 50 डिग्री एंगल कितने पोटेंशियल पे आया था बच्चों, 54 वोल्ट पे। 50 डिग्री पे आया था 54 वोल्ट पे। 50 डिग्री को यूज करके हमें मिला ये रिजल्ट। तो उसी पोटेंशियल यानी 54 के करस्पॉन्डिंग जो एंगल 50 है, तो यहाँ 54 पुट करने पर रिजल्ट क्या आना चाहिए, इसके साथ मैचिंग होना चाहिए। तो जब इसको चेक करा गया, इसमें वैल्यू पुट करी जाए, यहां पुट करके देखते हैं कि जब इसे वैल्यू पुट करी जाए, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू बच्चों कौन सा पोटेंशियल 54 वोल्ट। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? अगर रिजल्ट ये आता है तो इसका मतलब जो डी ब्रॉगली ने बोला है डेविसन ने प्रूव कर दिया है, और सरप्राइजिंगली ये रिजल्ट सॉल्व करके देखा गया तो इट वाज वेरी क्लोज 1.66 एंगस्ट्रॉम। दैट शोज कि डेविसन जर्मन ने डी ब्रॉगली को फाइनली प्रूव कर दिया। तो ये मैंने वो तुम्हें स्टोरी बताई थी कि किसी ने यानी डी ब्रॉगली ने किन दोनों का आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को जोड़ा और क्या बनाई अपनी हाइपोथेसिस। तो किसी ने किसी के फॉर्मूले यूज करे और अपनी हाइपोथेसिस दी। उस हाइपोथेसिस को किसने डेविसन जर्मन ने किसी का फॉर्मूला किसका ब्रैग्स फॉर्मूला का यूज करके उनकी हाइपोथेसिस को प्रूव कर दिया। यानी कितने लोग इन्वॉल्व हो गए? आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, डी ब्रॉगली, इधर कौन है डेविसन जर्मन, क्या यूज कर रहे हैं ब्रैग्स फॉर्मूला। और फाइनली स्टोरी एंड्स विद द प्रूविंग ऑफ दैट हाइपोथेसिस। दिस वाज द एंड ऑफ द स्टोरी। इस तरह से प्रूव हो जाता है। इसके अंदर रिजल्ट के नाम पे बस यार दो वैल्यू याद रखें। एंगल क्या है 50 डिग्री, कितने पोटेंशियल पे 54 वोल्ट पे। तो पोटेंशियल वाले फॉर्मूले से भी रिजल्ट और एंगल वाले फॉर्मूले से रिजल्ट क्या आ रहा है इन अकॉर्डिंग इन मैचिंग आ रहा है, एंड दैट शोज द प्रूविंग, एंड दैट इज डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। फिर अब डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस को यूज करके बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट प्रूव हो जाता है। वो कैसे होता है वो देखते हैं। तो बच्चों देखें बोर्स सेकंड पोस्टुलेट फ्रॉम डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। सेकंड पोस्टुलेट बोर का क्या था? तो बच्चों याद रखो बोर्स नील बोर का एटॉमिक मॉडल आया। नील बोर के एटॉमिक मॉडल में हमने 4 पोस्टुलेट्स दिए थे। उन 4 पोस्टुलेट्स के बेसिस पे पूरा एटॉमिक मॉडल बेस्ड है। उस एटॉमिक मॉडल के बेसिस पे रिजल्ट्स निकाले गए हैं अबाउट वेलोसिटी, रेडियस, एनर्जी और वेव नंबर, जो आगे हम लोग को पढ़ना है एटॉमिक फिजिक्स में। तो हम बहुत के डिटेल में जाके अपने टॉपिक पे रहेंगे। डी ब्रॉगली का एप्लीकेशन किसमें? सेकंड पोस्टुलेट में। तो बच्चों याद रखो कि सेकंड पोस्टुलेट जो था डी बोर का, उन्होंने बोला कि बच्चों पहला तो पोस्टुलेट से पहले और दूसरे पोस्टुलेट को मतलब पढ़ लें कि उन्होंने बोर ने जो फर्स्ट पोस्टुलेट दिया, फर्स्ट पोस्टुलेट में उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स पाथ में घूमते हैं, एंड दीज फिक्स पाथ आर कॉल्ड एज एनर्जी स्टेट और द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। और न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। तो ये न्यूक्लियस का यहाँ होना किसने डिस्कवर किया था? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में। वो आगे पढ़ना है मेरे को न्यूक्लियर में, एटॉमिक न्यूक्लियर, एटम न्यूक्लियस, ऐसे स्टोरी आगे चलती जाएगी। तो उन्होंने बोला कि फिक्स स्टेट में घूमते हैं, उन्हें एनर्जी स्टेट कहते हैं। और ये एनर्जी स्टेट जो होती हैं ये कहां पर होती हैं, ये कैसे होंगी, किस जगह एग्जिस्ट करेंगी, ये बात बताता है इनका सेकेंड पोस्टुलेट। इन एनर्जी स्टेट्स के होने की कंडीशन बताता है सेकेंड पोस्टुलेट, जो कहता है कि उस घूमते इलेक्ट्रॉन का जो चारों तरफ घूम रहा है न्यूक्लियस के, उस घूमते इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जहां पे h/2 पाई का, h इज अगेन सेम प्लैंक्स कांस्टेंट, h/2 पाई का एक इंटीजर मल्टीपल होगा, वहीं पे ये एनर्जी स्टेट्स पाई जाएंगी। दैट इज द सेकेंड पोस्टुलेट। जब पूरा एटॉमिक मॉडल हम पढ़ लेते हैं बहुत सारे मॉडल, तो ये जो सेकेंड पोस्टुलेट है इसकी प्रूविंग, ये कहां से उन्होंने स्टेटमेंट दिया था बहुत सारे मॉडल में, सेकेंड पोस्टुलेट का उन्होंने रीजन नहीं दिया था। तो दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डीमेरिट्स ऑफ द लिमिट्स ऑफ डीमेरिट्स ऑफ द बोर्स एटॉमिक मॉडल की खुद ही ने जो उन्होंने बताया है सेकेंड पोस्टुलेट, उसका सेकेंड पोस्टुलेट का रीजन उन्होंने नहीं दिया था। दैट इज वन ऑफ द लिमिट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो इस सेकेंड पोस्टुलेट को हम प्रूव करने जा रहे हैं डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली का जो रिजल्ट है, जो अब हाइपोथेसिस नहीं रह गया, जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, किसने प्रूव किया? डेविसन जर्मन ने। वो अब देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो अब हम लोग फोकस करेंगे इस पे बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट। नाउ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो याद रखें बच्चों इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अराउंड द न्यूक्लियस बहुत हाई होती है। इसकी वेलोसिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to power 6 मीटर पर सेकेंड का ऑर्डर होता है, तो बहुत हाई वेलोसिटी है। इस हाई वेलोसिटी पे इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल ना रहकर के एज अ वेव इसके चारों तरफ रहता है,
और हमें मालूम है कि ये कन्फाइंड पाथ है, दिस इज द कन्फाइंड पाथ, मतलब बंद पाथ है। तो बंद पाथ में हम इसको एज्यूम कर लेते हैं एज अ स्टैंडिंग वेव, और अगर एक स्टैंडिंग वेव है क्लोज पाथ में तो जाहिर सी बात है ये जो इसका पूरा सरकमफेरेंस है 2 पाई r, इसके अंदर n कंप्लीट वेवलेंथ्स होंगी। यानी कि वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट देखो, चीजें आपस में बच्चों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर एक कंप्लीट पाथ है, क्लोज पाथ है, तो यहां पर वेवलेंथ इस तरह से होंगी कि n कंप्लीट वेवलेंथ बनेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरह से आए और यहाँ पे कोई एंटी नोड बन जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अ क्लोज पाथ। तो यहाँ पे अगर n कंप्लीट वेवलेंथ्स हैं तो वी विल इक्वेट कि इस पूरा सरकमफेरेंस, ये रेडियस इसका 2 पाई r, इसके अंदर n कंप्लीट वेवलेंथ होनी चाहिए बाय सिंपल लॉजिक। 2 पाई r मस्ट बी इक्वल टू n लैम्डा। और हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं? हम प्रूव करने जा रहे हैं वो सेकंड पोस्टुलेट जो कहता है कि mvr इज इक्वल टू क्या बच्चों? nh अपॉन 2 पाई। इसको हम प्रूव करेंगे अपनी इस सिंपल सी थ्योरी से। तो 2 पाई r इज n लैम्डा, और हमें मालूम है कि बोस थ्योरी के अकॉर्डिंग लैम्डा इज व्हाट? h अपॉन p। व्हाट इज p? p इज m इनटू v। तो इसे यहां रिप्लेस कर दो सिंपली, तो क्या आएगा? 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा, लैम्डा की जगह पे h अपॉन mv। mv को यहां मल्टीप्लाई 2 पाई को नीचे ले जाओ तो क्या बन जाएगा बच्चों? mvr, यहां गया r को कुछ नहीं किया, 2 पाई को नीचे ले जाओ, क्या बन गया? nh अपॉन 2 पाई। जो क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा हमारा सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट प्रूव कर दिया किसने? डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस ने। यानी अब देखो स्टोरी बड़ी लंबी चलती है। खुद का डी ब्रॉगली के पास अपना खुद का प्रूफ नहीं है कि कहां से आया, लेकिन क्या कर रहे हैं? ये बोर के सेकंड पोस्टुलेट को क्या कर दे रहे हैं? प्रूव कर दे रहे हैं। और इनके प्रूफ को कौन प्रूव कर रहा है? इनको डेविसन प्रूव कर रहा है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में चल रहा है। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, देखते हैं। तो देखो बच्चों के आया हुआ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ इज लैम्डा ई एंड फोटोन वेवलेंथ इज लैम्डा पी हैविंग इक्वल एनर्जीज, दोनों की एनर्जी इक्वल हैं। देन इनमें से कौन से रिलेशन सही है कि फोटोन की वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, फोटोन वेवलेंथ इसके स्क्वायर प्रोपोर्शनल है, या रूट के प्रोपोर्शनल है, या इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों याद रखो, जब भी फोटोन की बात आएगी, ठीक है, तो फोटोन के लिए आप एनर्जी का एक ही फॉर्मूला जानते हैं, वेवलेंथ का, सॉरी एनर्जी का नहीं, वेवलेंथ का एक ही फॉर्मूला जानते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h, सॉरी एनर्जी इज इक्वल टू h अपॉन hc अपॉन लैम्डा। फोटोन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि फोटोन एनर्जी h म्यू लिख सकते हैं hc अपॉन लैम्डा। तो दिस इज द एनर्जी एंड वेवलेंथ रिलेशन ऑफ अ फोटोन। तो इसको बोला जा रहा है कि लैम्डा p, तो इसको नाम रख दो लैम्डा p। और इलेक्ट्रॉन के लिए हमने पढ़ी रही डी ब्रॉगली में कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को एनर्जी से हम कैसे रिलेट करके रखते हैं कि दिस इज द रिजल्ट h अपॉन अंडर रूट 2m e। तो ये किसके लिए था और कैसे आया था हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहां लिख देंगे लैम्डा e बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ विद द इलेक्ट्रॉन एनर्जी। अब यहां भी e लिखा है, यहां भी e लिखा है, इसलिए क्योंकि बोला गया है कि बोथ हैव इक्वल एनर्जीज। तो अब इन दोनों को कोरिलेट कर लिया जाए तो वी कैन इजीली गेट वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, पता चल जाएगा। तो क्या किया जाए बच्चों, इसको दोनों से स्क्वायर कर दो सेकंड इक्वेशन को, तो क्या मिल रहा है बोलो? लैम्डा ई स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 2me, करेक्ट। अब यहां से तुम्हें दिख रहा है कि कैसे भी कर सकते हो, रेशियो कर सकते हो, यहां से e की वैल्यू यहां रिप्लेस कर दो। यहां पर क्या लिखा मिलेगा? लैम्डा ई स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन h लिखा हुआ है यहां पर 2m, और e क्या लिख देंगे? hc, और ऊपर क्या चला जाएगा आपका? hc ऊपर चला जाएगा लैम्डा p। अब इसको कैंसिल करो या ना करो, तुम देख लो सब चीजें क्या है बच्चों? कांस्टेंट। तो क्या दिखाई पड़ रहा है कि लैम्डा p इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लैम्डा e का होल स्क्वायर। तो कौन से रिलेशन से दिख रही है हमें? हमें दिख रहा है सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स सी। बच्चों अब देखिए
कि अगला एग्जांपल कह रहा है कि फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटॉन एंड ऑफ अ पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल। इनमें हमें दोनों की वेवलेंथ का रेशियो बताना एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें मैं तुम्हें दो बातें बताना चाहूंगा। पहले तो समझो कि फॉर्मूला हमारे पास क्या है इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। फॉर्मूला ये हमारे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, h अपॉन अंडर रूट 2me होता था, और जहां पे e था हमारे देते थे हम q इंटू v। वैसे तो क्वेश्चन कभी दिया रहता है कभी कभी नहीं दिया रहता है, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। ये हमें याद रखना है, बहुत सिंपल सा डाटा है, ये 12th में पढ़ते रहते नहीं है याद, तो याद करके रखें। और क्वेश्चन में बोला है कि पोटेंशियल दोनों का क्या है, सेम है। बाकी तो चीजें देखें, h2 और पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो वी सिंपली कैन से कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m इंटू q। तो अब अगर हम इसका रेशियो करेंगे तो बच्चों क्या लिखेंगे, क्या पूछा गया है कि दोनों की रेशियो बताना प्रोटॉन विद अल्फा पार्टिकल। तो ऊपर लिख दिया हमने प्रोटॉन, नीचे लिख दिया हमने अल्फा पार्टिकल। तो प्रोटॉन का मास नीचे, चार्ज नीचे, अल्फा का चार्ज मास चार्ज ऊपर, और दोनों किसमें बच्चों, अंडर रूट में है। ठीक है, तो अल्फा का जो मास आप लिखेंगे वो क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। अल्फा का जो चार्ज लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन का मास, चार्ज जाहिर सी बात है क्या लिखेंगे, प्रोटॉन का क्यूपी लिख देंगे, एमपी लिख देंगे, मास चार्ज क्यूपी लिख देंगे। तो सिंपली क्या दिख रहा है, ये कैंसिल हो गए, क्या दिख रहा है, अंडर रूट 8, जिसको लिख सकते हैं 2 रूट 2। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल एग्जांपल। और अगर सिर्फ एक वेवलेंथ पूछी जाती है, यानी वैल्यू पूछी जाती है बच्चों, तो तुमको मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि उस केस में से पूछा जाता है क्या दिया गया, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की वेवलेंथ से वैल्यू पूछी जाती है, तो अपने पास एक नंबर है, कौन सा था, 0.286 अपॉन अंडर रूट v। इसको हम तब यूज करें जब हमसे इसकी वेवलेंथ पूछी है, किसमें आएगा, आंगस्ट्रॉम में। या सिर्फ अल्फा के बारे में पूछा जाता, तो याद है अल्फा के लिए हमने वेवलेंथ पढ़ी थी, अल्फा मतलब एक अल्फा मतलब अकेला, अकेला मतलब 0.101 अपॉन अंडर रूट v आंगस्ट्रॉम। करेक्ट। अब तुम सोचोगे सर इसी से हम रेशियो निकाल लेते, सब ना करना पड़ता तो भी कर सकते थे, लेकिन उसमें रिजल्ट हमारा मतलब ऑप्शन देके तुम्हें देखना पड़ेगा। उस केस में तुम्हारा रिजल्ट ये बन जाता है 286 अपॉन 101, बिकॉज पोटेंशियल क्या दिया हुआ सेम। सॉल्व करते तो रिजल्ट 2.83 आता, और इसको भी सॉल्व करो रिजल्ट 2.83 आता। तो बात कहने की है कि ये रिजल्ट इस फॉर्म में लाएं तो इस फॉर्म में नहीं आएगा, बाकी बातें सब चीजें क्या है, सेम है। तो बस एक रिवीजन के लिए दो फॉर्मूले मैंने बता दिए। इसे कब हम प्रेफर कब करते हैं, जब हमसे सिर्फ इसके वेवलेंथ पूछी जाए और पोटेंशियल दिया हो, या पोटेंशियल दिया हो, फटाक से निकाल सकते हैं। करेक्ट। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज बच्चों देखें, if a proton and an alpha particle enter perpendicular to a magnetic field region such that they move in a circular path of equal radii, find the ratio of their de Broglie wavelength। तो बच्चों ये एग्जांपल का देखने लायक ये है कि इसमें क्वेश्चन ने मैग्नेटिक फील्ड को भी इन्वॉल्व कर दिया, सर्कुलर पाथ रेडियस जैसे इन्वॉल्व कर दिया। और जैसा तुम जानते हो एग्जाम में जब आप होते हैं तो ऑल ऑफ अ सडन कोई चीज बाहर से या किसी और टॉपिक से कोरिलेट होती है, तो ऑल ऑफ अ सडन हम उसको स्ट्राइक नहीं कर पाते, तो कहते हैं क्या कह रहा है, छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स कर रहे हैं जिनमें हम अदर कॉन्सेप्ट को भी इन्वॉल्व करके अपने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट के साथ मैच कराते हुए चलते जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, पहले किसका नाम लिया, प्रोटॉन का, तो यानी हम पहले लिखेंगे लैम्डा ऑफ प्रोटॉन अपॉन लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक, तो देखते हैं क्या हुआ। तो अब जब थोड़ा सा मैग्नेटिज्म का हमें मालूम है फॉर्मूला या नहीं मालूम तो देख लेते हैं। एज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है QVB sin थीटा, एंड क्योंकि वो जब भी ये थ्योरी पढ़ चुके हम लोग मैग्नेटिज्म में कि जब भी ये फोर्स लगेगा तो पार्टिकल विल परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²r और सेंट्रल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होता है, और एट इक्विलिब्रियम हम इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। क्वेश्चन ने बोला कि दे एंटर परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो sin 90 हो जाएगा हमारा 1, तो हमें मिलेगा रिजल्ट QVB दैट इज sin 91 इज इक्वल टू mv²/r। नाउ ये v कैंसिल हो गया तो रेडियस हमारा बन गया mv/qb। करेक्ट, ठीक है।
और अगर तुम्हें ये फॉर्मूला रेडियस भी डायरेक्टली याद है तो ये नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग कि इनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो बताओ। तो अब तो हमारे बहुत सब आसान हो गया कि हमें मालूम है कि वेवलेंथ क्या होती है बच्चों, h अपॉन पी। डी ब्रॉगली क्या है, h अपॉन पी, और p क्या है, m इंटू v, करेक्ट। mv अगर हम यहां से देखें तो mv को बच्चों क्या लिख सकते हैं, तो यहां देखें mv को वी कैन राइट qb इंटू r, qb इंटू qb तो मल्टीप्लाई कर दिया, qb इंटू r। तो जो लिखा हुआ हमने लैम्डा इज h अपॉन p, h अपॉन mv, mv क्या बन गया बच्चों, qb r, ठीक बात। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन बोला कि फाइंड द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ। तो हमने ऊपर लिखा प्रोटॉन, नीचे लिखा हमने अल्फा पार्टिकल, और हमें मालूम है कि H इज सेम, मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, और क्या बोला गया, इक्वल रेडियाई। क्वेश्चन ने बोला है, आप उसको पढ़ेंगे तो मैंने भी लिखा था, क्वेश्चन में दिया हुआ है रेडियस इज इक्वल। तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें, तीन चीजें सेम हो गई, तो वेवलेंथ इज सिंपली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर चार्ज, इनवर्सली टू देयर चार्ज। तो अगर ये प्रोटॉन लिखा है तो इसका चार्ज यहां पे आ गया, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल लिखा है तो इसका इनवर्स हो गया, अल्फा पार्टिकल का चार्ज यहां पर हो गया। और इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बच्चों क्या देखा था कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन होता है। तो सिंपली आप यहां रिप्लेस कर देंगे, दैट इज 2qp अपॉन qp, कैंसिल हो गया, लैम्डा p, ये रिजल्ट यहां लिख रहा हूं मैं, लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा का रेशियो आ गया बच्चों 2:1, ये आ गया हमारा आंसर। सो मैग्नेटिज्म के साथ कोरिलेट कर भी देता है, तो हमें मालूम वहां से हम एमवी कैसे ले सकते हैं और एमवी के साथ कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। दिस इज अनदर वन ऑफ द गुड एग्जांपल्स जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल। बच्चों देखें नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस मॉलिक्यूल्स एट अ टेंपरेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस एंड 127 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। अनदर ट्विस्ट इन द स्टोरी कि आप पढ़ते आ रहे डी ब्रॉगली वेवलेंथ, कहीं मैग्नेटिज्म तो कहीं कहां पहुंच गए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। ही इज टॉकिंग अबाउट द गैस मॉलिक्यूल्स और उनके टेंपरेचर्स दिए गए और क्या कोरिलेट किया डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो फिर ये वन ऑफ द क्वेश्चंस हैं जहां पे आपको एकदम से सब कुछ स्ट्राइक करना पड़ेगा और फिर हमें मुश्किल आएगी। लेकिन लास्ट वीडियो में जो मैंने फॉर्मूले आपको बताए हैं, अगर वो आपको याद है तो ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये आया और समझिए गया। कैसे आया और गया तो देखें, याद करो फॉर्मूला क्या बताया था कि फॉर अ गैस मॉलिक्यूल हमने एनर्जी के साथ कोरिलेट किया था और वेवलेंथ का फॉर्मूला हमारे बन गया था h अपॉन √3mkt, ठीक है। देखेंगे आप पिछली वीडियो में मिलेगा आपको, जहां पे k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, मास इज द गैस मॉलिक्यूल का मास और t मालूम है टेंपरेचर, वो भी किसमें, केल्विन में। तो यहां देखो ये दो गैसेस हैं, दोनों गैसेस का मास, मॉलिक्यूलर मास है मालूम है हाइड्रोजन हीलियम का, टेंपरेचर दिया हुआ है k 3h सब कांस्टेंट है। तो वेवलेंथ बच्चों हमारे पास आ गए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m into t, करेक्ट। तो पहले क्या बोला गया, हाइड्रोजन या हीलियम, तो पहले बोला गया हाइड्रोजन, तो हमने लिख दिया हाइड्रोजन अपॉन यहां लिख दिया हमने हीलियम। तो क्या दिख रहा है कि हाइड्रोजन का मास और टेंपरेचर यहां पर है, हीलियम का ऊपर, क्योंकि इनवर्सली है तो यहां अंडर लगा के क्या लिख देंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन, टेंपरेचर ऑफ हाइड्रोजन, और यहां पे मास ऑफ हीलियम, टेंपरेचर ऑफ हीलियम, करेक्ट। नाउ इट सेज लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन और लैम्डा ऑफ हीलियम, तो हमें मालूम है कि मास ऑफ हीलियम इज 4 ग्राम, टेंपरेचर इज गिवन, टेंपरेचर दिया गया हमको यहाँ पे कितना दिया गया था, पॉज करो, ठीक है, वो टेंपरेचर तो मिक्स हो रहा था। तो हीलियम का दिया गया 127 डिग्री सेल्सियस, तो 127 बच्चों प्लस 273, बिकॉज हम क्या करेंगे इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। हाइड्रोजन का मास है मालूम 2 ग्राम और इसका टेंपरेचर दिया गया 27 डिग्री, तो अगेन 27 प्लस 273 डिग्री सेल्सियस को जोड़ दें तो हमारा रिजल्ट जो आ रहा है बच्चों वो क्या दिखाई पड़ रहा है, वो ये दिखाई पड़ रहा है कि लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन अपॉन लैम्डा ऑफ हीलियम इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 2 2 4, तो 2 इंटू यहाँ क्या लिखा बच्चों, इसको जोड़ देंगे तो क्या जाएगा 400, इसको जोड़ देंगे क्या जाएगा बच्चों 300, तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो रिजल्ट इज व्हाट 8:4 2 8, 8:3, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि हमने कुछ हाईलाइटेड क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है
एटॉमिक फिजिक्स और फिर न्यूक्लियर फिजिक्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वाटर फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तब तक के लिए दिस इज केडी सिंह साइनिंग ऑफ एंड विश यू कि आप इसको पढ़ेंगे पूरा, आए हुए क्वेश्चंस को लगाएंगे। थैंक यू।